वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। आपको बता दूं, जब आप होम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं या लेती हैं, प्रथम सेमेस्टर में अभी आप हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को पहले से पढ़े हैं, होम साइंस पहली बार पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में, आपके खुद की भाषा में, यानी आपका बड़ा भाई छोटा भाई आप मान करके पढ़िए। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और खास करके कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनको एक प्रकार से समझने की परख जो है मुझे आप लोगों से थोड़ा बेहतर होगी, चूंकि मैं पिछले 5 वर्षों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो बीए प्रथम सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो होम साइंस के अंतर्गत आपको पोषण के तत्व और मानव विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, यहाँ से कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसी को हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होता है जो कि मैं ऑलरेडी पहले से करवा चुका हूं। ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। लिखित मॉडल पेपर का कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए खास करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो छात्र छात्राएं हमारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आप पाएंगे और लगभग संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले, संपूर्ण सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उससे बनने वाले प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो पिछले 2 वर्षों में आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बारीकी से हम लोग हर एक पॉइंट को चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से आपके प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो न्यू मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। आने वाली परीक्षा 25 उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह 26 27 सभी, चूंकि अभी सिलेबस आपका यही रहने वाला है, सिलेबस अभी बदलेगा नहीं। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है अभी 2020 की, उसमें 2022 से लागू हो पाई है। ठीक है, चूंकि कोविड काल था तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इसके कारण से सिलेबस जो मतलब जो आपका खास करके जो परीक्षा करवाने का समय या इसको लेकर के जो ये सारी चीज़ें भी पीछे चल रही थोड़ा बहुत, अब थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी पहले, लेकिन अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे लिखना है, सारी बातों को। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है और 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर आप 50 शब्दों में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वो है गृह विज्ञान का महत्व बताइए। और इसी अकॉर्डिंग आप देखते हैं खंड आ, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी को हम बड़े बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसे उत्तर लिखना होता है, क्या चीजें होती हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गृह विज्ञान का महत्व बताइए। गृह विज्ञान का क्या महत्व है? तो गृह विज्ञान की अगर बात की जाए तो गृह विज्ञान की अगर बात करें तो गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके एक लड़की जो होती है वो विशेषज्ञ हो जाती है, भोजन प्रबंधक हो जाती है, डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है, मनोवैज्ञानिक बैंकर बन सकती है, टेलर बन सकती है, माली बन सकती है, गवर्नर बन सकती है, शिक्षाविद बन सकती है, अर्थशास्त्री बन सकती है, गृह प्रबंधक बन सकती है, आंतरिक सज्जाकार बन सकती है, साथी एवं मतलब कि साथ ही साथ आप देखते हैं सामाजिक कार्यकर्त्री भी बन सकती है। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र कोई छोटा नहीं है, गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। गृह विज्ञान विषय नारी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो गृह विज्ञान की अगर बात करें तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे कि पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि कम समय, शक्ति और धन, कम व्यय करके आप गृह कार्यों को या जो घर के कार्य हैं उनको पूरा कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में आप अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। ये बात आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत ही बताई जाती है। गृह प्रबंधन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बजट बनाना होता है, किस तरीके से प्लानिंग करनी होती है, किस तरीके से संपूर्ण आहार मतलब जो है संतुलित आहार देना होता है, किस व्यक्ति के लिए कौन सा भोज्य पदार्थ आवश्यक होता है, कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सारी जानकारी आपको गृह विज्ञान के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, विटामिन के क्या लाभ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें वसा क्या होती है, इसके क्या लाभ हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, ठीक है, और खनिज लवण क्या हैं, जल की क्या उपयोगिता होती है शरीर में, सारी जानकारियां हमको जो मिलती हैं वो सब हमको गृह विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती हैं। इसके अलावा शरीर के जो एक एक पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनकी जानकारी भी गृह विज्ञान के अंतर्गत सिखाई जाती है। यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर के और छपाई रंगाई तक, पेंटिंग वगैरह तक आपको, और गृह सज्जा की अगर बात की है, परिसज्जा की, घर को कैसे सजाना है, लाइटिंग की व्यवस्था कैसे करनी है, फूलों को कैसे सजाना है, यहाँ तक कि जो है आपको बता दूं कि सारी चीज़ें गृह विज्ञान के अंतर्गत आपको बताई जाती हैं। आप देखेंगे कि उपलब्ध संसाधनों का कैसे समुचित प्रयोग करना है, वैज्ञानिक ढंग से कैसे उपयोग करना है, ये सब करके परिवार के सदस्यों को स्वादिष्ट, पौष्टिक, संतुलित और तृप्तिदायक भोजन उपलब्ध करवाना, ये भी एक गृह विज्ञान जो पढ़ी लिखी महिला होगी वही कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरे में लिख देंगे। तीसरा आप लिख सकते हो कि नौकरी या व्यवसाय द्वारा धन अर्जित करके अपना परिवार, अपना व परिवार में रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, ये भी गृह विज्ञान के द्वारा ही आप जान पाएंगे, जान पाएंगी, तो इसका ये भी महत्व है। और ख़ास करके अनुपयोगी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को कलात्मक वस्तुओं के रूप में बनाने में गृह विज्ञान हमारी सहायता करता है, ताकि आप जो चीज़ें रिजेक्ट हैं उन रिजेक्ट वस्तुओं को आप उठा करके और एक उससे भी धन कमाने के एक प्रकार से तरीके आप अपना लेती हैं। अगर आप गृह विज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत ही एक प्रकार से व्यापक क्षेत्र है गृह विज्ञान। इसके अलावा अगर कोई विशेष अवसर पड़ता है शादी वगैरह में, या जन्मदिन पड़ता है किसी का, तीज त्यौहार पड़ते हैं, या किसी प्रकार के घर की सजावट की बात होती है, तो गृह विज्ञान पढ़ी लिखी महिला जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हैं। मौसम के अनुरूप सदस्यों को वस्तु उपलब्ध करवाना हुआ, कपड़े का चुनाव करना हुआ। अच्छा, कपड़े का चुनाव, अगर आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो महिलाओं को ज़्यादा परख होती है कपड़े को पहचानने में। वो पहचान जाती कौन सा कपड़ा टेरिकाट है, कौन सा क्या है, मतलब वो हाथों से इसे हाथ से इसे पकड़ेंगी और हाथ से तुरंत उसको पकड़ करके बता देंगे कि ये कपड़ा इतने मूल्य का है, ये इतने समय में फट जाएगा, इसका कलर उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा। ये सारी चीज़ें जो है स्त्रियों को पता होती हैं, महिलाओं को पता होती है, चूँकि वो गृह विज्ञान पढ़ी होती हैं। अच्छा, गृह विज्ञान पढ़े या ना पढ़े, उनको इतना ज़्यादा समझ हो जाता है, अनुभव हो जाता है इन चीज़ों का, कि उनको वैसे पता चल जाता है कि भाई कपड़ा। इसीलिए शादी ब्याह का जब कपड़ा खरीदने जाते हैं लोग, तो महिलाओं को लेकर के जाते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं मोल भाव भी कर लेती हैं और सारी चीज़ें कर लेती हैं। लेकिन अब जो दुकानदार हैं वो भी बड़े होशियार हो गए हैं। वो लोग जब महिलाओं को देखते हैं तो जैसे जो 1000 का सामान है उसको 2000 में बताते हैं। तब महिलाएं कहेंगे नहीं, हम इसका 1200 रुपया देंगे। तो कहेगा नहीं नहीं, 1200 में तो नहीं होगा, 1800 आपके लिए बता दिया। तो कहेंगे नहीं नहीं, 1200 नहीं, चलो एक दे तू, नहीं बहनी 1200 नहीं, लेकिन चलो 13.5 हम दवा दिए भाई। तो कहें अच्छा 1350। तो कहें नहीं नहीं, 13.5 नहीं, अगर आप सब बताने कहा थी, तो दुकानदार बोले कि ठीक है 200 और कम कर दें, 1600 रुपया दे दो, ये एक दाम बताई थे 1600 रुपया। तब एक जनी वहीं से निकली है, कहे ना तहार वाली ना हमार वाली, ये एक दाम है 1500 रुपया। तो दुकानदार कहे चलो 1000 के सामान हुआ, 500 रुपया मुनाफा मिलता है, निपटा दो इन्हें। तो मेहररुओ जितना ही या जो जितनी औरत थी वह सब खुश ही आपन में कि हम 500 रुपया छुड़वाए लेगन, और दुकानदार यमन खुश है कि हम 500 रुपया एक प्रकार से मुनाफा पाईगन। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ा मतलब इस समय के जो दुकानदार हैं वो भी मॉडर्न हो गए हैं। हालांकि महिलाएं जो हैं वो कपड़े की पारखी पहचान करने में माहिर होती हैं, क्योंकि गृह विज्ञान का नॉलेज उनमें होता है। और इसके अलावा भी तमाम प्रकार का गृह विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्राएं सामाजिक क्षेत्रों में अनेक कार्य करके तमाम प्रकार के यश और नाम अर्जित कर रही हैं, कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रही हैं। और आप देखते हैं गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आप जो है टीवी कलाकार हो सकती हैं, व्याख्याता, शिक्षिका बन सकती हैं, आप नर्सरी स्कूल की संचालिका बन सकती हैं गृह विज्ञान पढ़ के, आप प्रसार कार्यकर्ती की भूमिका निभा सकती हैं, आप प्रचार प्रसार अधिकारी बन सकती हैं, आप प्रबंधक बन सकती हैं, आप कलाकार बन सकती हैं, आंतरिक परिसज्जाकार बन सकती हैं, आप जो है एक प्रकार से डायटीशियन महिला विकास अधिकारी बन सकती हैं। तो आपके लिए कई सारे उपलब्ध होते हैं, और ख़ास करके समय शक्ति के उपकरणों को इस्तेमाल करना, उसका रख रखाव करना, खराब होने पर उसकी मरम्मत करना, ये सब एक गृहिणी को आता है। और गृहिणी जो होती है वो घर में एक प्रकार से आप देखते हैं हर एक चीज़ को समझती है, जानती है, परखती है, और उसके अकॉर्डिंग अपने घर को बनाए रखती है। अगर कहा जाता है कि एक अगर स्त्री अपने सही
मायने पर या सही नैतिक मूल्यों पर चले तो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ कर के हो जाता है। इसीलिए घर की लक्ष्मी कहा जाता है औरतों को। ठीक है, तो औरत अगर चाहे तो घर एकदम से स्वर्ग बन जाए, और अगर वही औरत चाह ले तो घर एकदम से पूरा नष्ट हो जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सत्य है, यथार्थ सत्य आज का भी है। अगर तो ये चूंकि औरत क्या होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा सह लेती हैं। जितने अगर आपको कोई पुरुष होगा, अगर उसको कितनी डांट अगर कोई डांटेगा, आप देखते हैं जो औरतें होती हैं अपने पुत्र भी कभी कभी डांट देते हैं, जो लड़के होते हैं माता के, या पति आता है वो भी डांटता है, वो भी कुछ बोल देता है, सब कुछ सह लेती हैं। आप देखिए इतना ज़्यादा मैनेज करना, इतना ज़्यादा एक प्रकार से सहानुभूति, दया, प्रेम, ठीक है, करुणा, इसके भाव पुरुषों में नहीं पाए जाते हैं। वो भाव जो होता है ममत्व का भाव, वो सब महिलाओं में, माताओं में पाया जाता है, हमारी बहनों में पाया जाता है। तो जरूरी है कि अगर एक घर को चलाना है तो महिलाओं का साथ मिलना बहुत आवश्यक है। बिना महिलाओं का घर में कहा जाता है कि जो है अगर कोई रसोई में महिला नहीं रहती है तो कहा जाता है कि प्रेत बाधा, मतलब कि प्रेत बाधा होती है घर में, ऐसी मान्यता है। ठीक है, मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ कि होता ही है ऐसा, लेकिन कहा जाता है जहाँ तक सुनने में आया। तो महिलाओं को लेकर के गृह विज्ञान का बड़ा महत्व है, और गृह विज्ञान चूंकि महिलाएं ही पढ़ती हैं अधिकतर मात्रा में, 90% के आसपास, तो महिलाएं गृह विज्ञान जानती हैं, इसीलिए घर अच्छे तरीके से चलता है। तो इसका महत्व ये है कि आज गृह विज्ञान का महत्व केवल घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी आवरण में भी एक प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा की बात हो तो गृह विज्ञान में प्राथमिक चिकित्सा भी बताई जाती है, किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है। आप देखते हैं गृह विज्ञान में गृह कार्य व्यवस्था, रोगी और शिशु की परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, मतलब भोजन पकाने की विधि, स्वास्थ्य विज्ञान, उपचार, इन तमाम प्रकार के विषयों का ज्ञान आपको करवाया जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षा की एक विद्या है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं पाक शास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, और इसके अलावा बच्चों की परवरिश करने की बात, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र और परिधान, गृह निर्माण, इन सभी का अध्ययन आप करते हैं और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ये होता है गृह विज्ञान का महत्व, और गृह विज्ञान के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। तो मेरे हिसाब से आप वो बहुत ही आसानी से गृह विज्ञान के महत्व को या गृह विज्ञान के बारे में आपने जाना। ठीक है, और एक गृह विज्ञान की क्या उपयोगिता होती है एक महिला के लिए, इसको भी अगर आपसे पूछेगा तो इसी उत्तर को जो मैंने आपको बताया समझाया उसी को आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोशिका भित्ति के कार्य बताइए। कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति को ही कोशिका आवरण कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं प्रत्येक कोशिका में मुख्य रूप से 3-4 चीजें होती हैं, मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक होती है भैया कोशिका भित्ति, ठीक है, क्या होती है? एक होती कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका सार। अच्छा, कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका सार जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक होता है केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ विद्वानों ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मुख्य अंग माना है, और उनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म का ही एक भाग होता है। लेकिन कोशिका भित्ति से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि उसके क्या कार्य होते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को चारों ओर से ढकने वाले आवरण को कहा जाता है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति साइटोप्लाज्म से होती है, और खास करके आप देखते हैं ये प्रत्यास्थतापूर्ण होती है, मतलब फैलने वाली होती है, ठीक है, अस्थायी होती है, परिवर्तित हो जाती है। इसकी उत्पत्ति वास्तव में कोशिका के भीतर का जो गाढ़ा और तरल ठोस पदार्थ होता है उसी से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति होती है कोशिका भित्ति की। और कोशिका भित्ति ही समस्त कोशिकाओं को सहारा देती है, इसके कारण ही कोशिका का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। कोशिकाएं जो होती है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी, एक प्रकार से सबसे छोटा समूह जो होता है मनुष्य के शरीर का, वो कोशिका ही होती है। और मानव शरीर की रचना मात्र एक ही कोशिका से, कोशिका या सेल जीवित पदार्थों की इकाई एवं जीवों के निर्माण की मूलभूत आधार इकाई होती है। मतलब कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंगक बनते हैं, अंगक से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से पूरे का पूरा शरीर बनता है। तो ये होता है कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका को चौतरफा घेरे रहती हैं, और उनकी एक प्रकार से खास करके यदि किसी कारण के बस में टूटकर भंग हो जाती कोशिका भित्ति, तब शीघ्रता से जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो कोशिका सार होता है, वो फिर से जो है कोशिका आवरण या कोशिका भित्ति को जन्म दे देता है। क्लियर? तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, क्यों होती है कोशिका भित्ति भैया? कोशिका भित्ति का कार्य, पहला कार्य आप लिखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। क्योंकि एक आवरण होता है तो उसी में कोशिका एक उसका आकार फिक्स हो जाता है। दूसरा कार्य ये होता है इसका, कोशिका की बाहरी आघातों, धक्के, रगड़, इन सभी से एक प्रकार से कोशिका भित्ति रक्षा करती है कोशिकाओं की।
तीसरी बात यह है कि कोशिका में कोमल अंगों की रक्षा होती है। कोशिका से क्या होती है, कोशिका के जो कोमल अंग होते हैं कोशिका भित्ति उसकी रक्षा करती है। चौथा काम इसका है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचती है, ठीक है, पहुंचाती है उसको। जो उत्तेजनाएं होती हैं, जो बाहरी उत्तेजनाएं होती हैं उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कौन पहुंचाता है, कोशिका आवरण या कोशिका भित्ति, या जिसको आप अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका के विकास का निष्कासन होता रहता है और कोशिका भित्ति के द्वारा ही कोशिका पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण करती है तथा इसके द्वारा ही आवश्यक तत्व को शोषित करती है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो कोशिका भित्ति सभी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करती है, वह केवल आवश्यक वस्तुओं को ही भीतर जाने देती है, बाकी जो बेकार चीजें होती हैं उनको अंदर नहीं आने देती है। कोशिका भित्ति अनिवार्य तत्व को कोशिका से बाहर नहीं जाने देती और कोशिका के भीतर बाहर आने वाले पदार्थ पर कोशिका भित्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है। और इस प्रकार से अगर देखें तो जीवन संबंधी क्रियाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर। तो कोशिका भित्ति का ये कार्य होता है शरीर में, और कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जीवन की एक प्रकार से सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य के जीवन की, कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका, और कोशिका भित्ति कोशिका का एक प्रकार है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पाचन तंत्र को लेकर के। पाचन तंत्र क्या होता है भैया? पाचन तंत्र की अगर बात की जाए तो पाचन तंत्र क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गेस्ट्रोइन साटिनल जो तंत्र होता है इसी को पाचन तंत्र कहा जाता है। अच्छा, पाचन तंत्र की अगर बात करें तो चूंकि पाचन जो है वो एक रासायनिक और एक यौगिक क्रिया के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत भोजन जो होता है वो छोटे छोटे कणों में बंट जाता है और पाचक रसों की क्रिया के द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जिससे उसके तत्व रक्त के द्वारा अवशोषित हो सकते हैं और इसके पश्चात अवशोषण की क्रिया प्रारंभ होती है जिससे रक्त इन पचे हुए पदार्थों का शोषण करके उनको शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में ले जाता है और उनका पोषण करता है। अच्छा, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में पाया जाता है खास करके वो जाकर के परिवर्तित किस में होता है जब पचता है भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट जो कि अनाजों में पाया जाता है या अन्य चीज़ों में पाया जाता है, या तो जब वो आप ग्रहण करते हैं तो जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में बदल जाता है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है। प्रोटीन का परिवर्तन अमीनो अम्ल में हो जाता है। वसा जो होती है वसीय अम्ल में बदल जाती है और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। खनिज लवण जो होते हैं भोजन में और जो विटामिन होती हैं, जो जल होती हैं जिस रूप में खाए जाते हैं वे उसी रूप में ही पच जाते हैं। मतलब खास करके अगर प्रोटीन की अगर बात करें, खनिज लवण की बात करें या जल की बात करें तो ये तीनों जो होते हैं ये जैसे आप ग्रहण करते हैं वैसे पच जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में परिवर्तित होता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में यानी अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, वसा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। तो ये सब मतलब पाचन की क्रिया होती है। क्लियर। और पाचन प्रणाली के अंतर्गत आप देखते हैं वे सभी अंग सम्मिलित कर लिए जाते हैं जो खास करके भोजन को चबाने में उपयोग में आते हैं, निगलने में उपयोग में आते हैं और पचाने और अवशोषित करने के अलावा अधपचे और अनपचे जो भोजन होते हैं उसको बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप देखते हैं आहार नाल, पाचन नली, पाचन के जो सहायक अंग हैं वो सब शामिल होते हैं। आहार नाल की अगर बात किया जिसको पाचन नाल भी कहते हैं, 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। और आपको बता दूं पाचन जो होता है मुख्य रूप से वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला पाचन कहाँ पर होता है भैया? मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन। फिर इसके बाद में दूसरा क्या होता है? ग्रसनी। ठीक है। दूसरे नंबर पर ग्रसनी होती है जो कि नालिका होती है। ठीक है। तो वो उससे जाता है। ग्रसनी की अगर बात करी जाए तो ग्रास नली ग्रसनी से ही प्रारंभ होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और अमाशय तक पहुंचती है और खास करके मांसपेशी की बनी होती है नली। 4 परतों में बटी होती है। एक होती म्यूकस झिल्ली, एक होती बिरल संयोजी ऊतक, एक होती बाहरी लंबाकार यानी पेशियों की परत होती है और एक भीतरी गोलाकार पेशियों की परत होती है वो होती है। तो ये ग्रास नली होती है। तीसरी
तीसरा जो पाचन का जो मुख्य रूप से पाचन तंत्र में शामिल है वो होता है, तो ग्रसनी हो गई पहली। तो ग्रसनी जो होती है, मैंने आपको बताया ग्रसनी तीन प्रकार की होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वर ग्रसनी। ठीक है, ये गले में ही पाई जाती है। ठीक है, और मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, स्वर ग्रसनी, स्वरयंत्र ग्रसनी, ये ग्रसनी होती हैं। और ग्रास नली ग्रसनी से ही प्रारंभ होती है और ग्रास नली उसके बाद में अमाशय तक जाती है। ठीक है, तो ये तीन अंग हो गए कौन कौन से, एक तो हो गया मुंह, एक हो गई ग्रसनी और एक हो गई ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रास नली ही एक प्रकार से चार परतों में बटी हुई होती है और ग्रसनी से प्रारंभ होती है और अमाशय तक ये फैली हुई होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं भैया तीन। और चौथे इसके बाद में ग्रस नली के बाद में आता है आपका अमाशय। अमाशय की अगर बात की, इसको आप जठर भी बोलते हैं, तो ये पाचन क्रिया का प्रमुख अंग होता है अमाशय। अमाशय जो होता है एकदम से, जैसे अगर बात की जाए, अमाशय खुलता बंद होता रहता है और 24 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी से बनी एक खोखली थैली नुमा रचना होती है अमाशय की। इसका आकार जो होता है लगभग अंग्रेजी का अक्षर, जैसे आपने जे देखा है, जे जे अक्षर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ऐसे तब इसी में जब भोजन आता है तो ऐसे ये पंपिंग करता है, मतलब ये खुलता बंद होता है। जैसे हाथ अगर आप मुट्ठा खोल दें ऐसे टेढ़ा करके, तो इसको बंद करें खोले, बंद करें खोले, और इसमें महीन महीन कांटे मतलब थोड़े टाइप के होते, तो वो एकदम से उसी में ऐसे खुलने बंद होने की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर अगर आप खाना खा करके कभी लेटें तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि अमाशय जब कार्य करता है, खाना खाएं उसके बाद में आप देखें अमाशय थोड़ी देर बाद में अमाशय अपना काम प्रारंभ कर देता है। क्लियर, तो अमाशय में सारी चीज़ें होती हैं। अमाशय जो होते हैं उसमें दो मोड़ होते हैं, छोटा मोड़ अमाशय का दाहिना या पिछला किनारा बनाता है। तो इस प्रकार से ये होता है अमाशय। अमाशय के बाद जो अगला होता है पाचन तंत्र का भाग, वो होता है भैया, अमाशय के बाद आती है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी नली होती है, जो अमाशय से लेकर के और बड़ी आंत तक जो है फैली होती है। अमाशय में मुड़ी घुमड़ी अवस्था में रहती है एकदम से, मतलब ऐसे आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर की लंबी होती है। और आपको बता दो छोटी आंत जो होती है ये तीन भाग होते हैं इसके। एक होता है पक्वाशय, जिसको आप डीओडिनम कहते हैं पक्वाशय को, और दूसरा होता है जेन्यूनम, और तीसरा होता है इलियम। ये खास करके छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। फिर इसके बाद में जो पांचवा मतलब छठा जो तत्व होता है, मतलब छठा जो एक प्रकार से पाचन तंत्र में शामिल होता है अंग, वो होता है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत की बात किया तो देखें, बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है, या छोटी आंत से बाहर त्वचा तक पहुंचती है। और बड़ी आंत के निचले भाग से जो बंद आंत है उसे सीकम कहा जाता है, और इसके निचले भाग में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा लटकता रहता है, और उसे क्या बोलते हैं, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। बड़ी आंत खास करके एक आर्य बनाती है, और जिसमें छोटी आंत घिरी रहती है, और बड़ी आंत 7 भागों में बटी होती है। बड़ी आंत का जो 7 भाग है, जैसे पहला होता है सीकम, दूसरा है आरोही कोलन, तीसरा होता है आड़ी कोलन, चौथा होता है अवरोही कोलन, पांचवा होता है सिग्माइड कोलन, और छठा होता है मलाशय, और आपका जो लास्ट वाला होता है गुदा। और फिर गुदा के बाद में आपका भोजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये सब गुदा, और उसके बाद में फिर बड़ी आंत क्या होता है कि पानी और लवण का शोषण करते हैं, और उसके बाद में फिर मल विसर्जन का काम जो होता है बड़ी आंत के द्वारा ही होता है, और फिर मल के रूप में जो आपका पचा हुआ भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो अवशोषित कर लेता है शरीर, और बाकी चीज़ों को बाहर निकाल देता है। तो ये होता है भैया आपका पाचन तंत्र, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया। क्लियर, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हृदय के कार्य बताएं। हृदय का क्या कार्य होता है भैया। हृदय के कार्य की अगर बात की जाए, तो हृदय की अगर बात करें तो हृदय रक्त प्रसंचरण तंत्र का एक भाग होता है, और रक्त प्रसंचरण में हृदय का बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, भूमिका होती है। यद्यपि इस कार्य में अन्य अंग भी सहयोग करते हैं प्रसंचरण में, किंतु हृदय के कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उसके बिना रक्त प्रसंचरण का कार्य संभव होना बहुत ही क्या लगभग संभव ही नहीं है, ऐसा कहें। ठीक है, क्योंकि रक्त प्रसंचरण के लिए निरंतर रक्त के तीव्र प्रवाह की आवश्यकता होती है, और हृदय जो होता है पंप की भांति निरंतर झोंकों से रक्त को प्रवाहित करता रहता है, जिससे क्या होता है कि सभी शरीर के भागों में रक्त की सुविधा पहुंचती रहे। अगर हृदय पंपिंग ना करे तो ऐसा हो कि आपके सर तक जो है खून ना पहुंचे। ठीक है, पैरों में तो पहुंच जाएगा क्योंकि ढलान पे रहता है, आपके सर में हो सकता है खून ना पहुंचे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप कमजोर हो जाएंगे। ठीक है,
इसीलिए कभी-कभी आप देखते हैं कि जब आप तकिया लगा करके सोते हैं तो आपके बाल पकने प्रारंभ हो जाते हैं, चूँकि आपके बाल तक खून जो होता है बहुत कम पहुँचता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके बाल पकने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप कोई फसल बोते हैं तो उसको अगर आप पानी या खाद वगैरह नहीं देते हैं अच्छे समय-समय पर तो वो चीज़ें सूखने लगती हैं। वैसे ही जब बालों को खून या ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बाल पकने लगते हैं, क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हृदय जो होता है पंपिंग करता है तेज-तेज तो इसके कारण से शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाता है क्या? खून, ठीक है? इसके अलावा हृदय से निकला हुआ शुद्ध रक्त जो होता है, परिसंचरण करता हुआ कोशिकाओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान कर देता है, ठीक है? तो इस कारण से आप देखते हैं अच्छा यही रक्त कोशिकाओं में हुई रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अनेक विजातीय तत्वों से युक्त होकर के पुनः हृदय में वापस आ जाता है खून और यानी रक्त और हृदय का दूसरा कार्य ये होता है कि रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए वापस भेज देता है मतलब एक बार तो खून जाता है फिर खून हृदय के पास आता है फिर उसके बाद में वो फेफड़ों में भेजता है खून को ताकि खून जो हो वो शुद्ध होकर के आए ठीक है खून शुद्ध हो जाए क्लियर फेफड़ों से जो होता है शुद्ध हुआ जो रक्त होता है फिर से हृदय के बाएं निलय में वापस आ जाता है जिससे हृदय पुनः उसे शुद्ध रक्त प्रसंचरण के लिए पंप करके मूल धमनी में भेजता है और इस प्रकार से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने तथा अशुद्ध रक्त को पुनः परिसंचरण के लिए फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भोजन मतलब भेजने का कार्य जो होता है खास करके वो खास करके हृदय का होता है कि वो पहले तो रक्त को एक प्रकार से भेजता है ठीक है परिसंचरण के माध्यम से संपूर्ण शरीर में कोशिकाओं को भेजता है ताकि पोषक तत्व मिलता रहे फिर उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि हृदय जो होता है फेफड़ों को जो है रक्त को भेजता है ताकि शुद्ध हो जाए फिर से जब शुद्ध रक्त आता है फिर से वो भेजता है शरीर में इस प्रकार से ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त की प्रक्रिया चलती रहती है और पूरे शरीर में एक रक्त परिसंचरण पूरा करने में लगभग आप देखते हैं 20 से 30 सेकंड का समय लगता है एक पंपिंग करने में क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे और इसीलिए आप देखते हैं अगर शिशुओं की बात की छोटे बच्चों की उनकी धड़कन अधिक होती है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है और वो कम होती जाती है बुढ़ापे में बहुत ही कम हो जाती है हृदय की धड़कन ठीक है अगर बात की जाए खास करके स्त्रियों की धड़कन तो स्त्रियों की हृदय की धड़कन जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है ठीक है पुरुषों की धड़कनें थोड़ी नॉर्मल होती है लेकिन स्त्रियों की धड़कनें तेज होती हैं क्लियर और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक व्यायाम ज़्यादा करता है तो उसकी धड़कनें तेज होती हैं कोई व्यक्ति आराम करता है तो उसकी धड़कनें धीरे होती हैं मानसिक स्थिति की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी भावावेश में आ जाएं या डर जाएं कहीं पर कुछ हो जाए उत्तेजना में आ जाएं तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है जब वो बदलती है एक बैग तो आपकी हृदय की जो गति होती है वो तेज हो जाती है ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे अगर शांत प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी हृदय गति मंद होगी अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो उसकी व्यक्ति मतलब उसकी जो हृदय गति होती है वो तीव्र रहती है क्लियर तो इस प्रकार से मैंने आपको हृदय के बारे में सारी चीज़ें बताई हृदय के कार्य बताए हृदय के बारे में एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है ये बात ध्यान रखेंगे और धड़कन की गति कम या अधिक हो सकती है क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से हृदय से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे अच्छा श्वसन तंत्र का अगर आपसे पूछे अंग तो श्वसन तंत्र के अंग में खास करके 7 अंग मतलब कुछ अंग आते हैं जैसे मुख्य रूप से एक होता है नासिका एक ग्रसनी एक स्वर यंत्र एक फेफड़ा और फिर श्वास नाल श्वास वाहिनी और इसके अलावा फिर खास करके जो एलिवोलर नालिकाएं होती हैं जिसको आप एल्पियोलाई भी कहते हैं तो ये सब शामिल होती हैं क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे आगे बढ़िए अगला प्रश्न है 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पोषण की परिभाषा दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पोषण की परिभाषा दीजिए पोषण क्या होता है भैया पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण की परिभाषा नोई पार्क और के पार्क महोदय ने दिया कहा कि पोषण से अभिप्राय उस शक्तिमान प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है पोषण में खास करके अगर बात की जाए तो पोषण में पोषक तत्वों की मात्रा ठीक ठाक होती है अब पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट दूसरा होता है प्रोटीन तीसरा होता है आपका वसा चौथा होता है लवण पांचवा होता है आपका विटामिन और छठा होता है जल ये 6 तत्व होते हैं पोषक तत्व ठीक है
खनिज लवण में जैसे कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब होते हैं खनिज लवण। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो इन सभी की मात्रा जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मतलब विटामिन्स, खनिज लवण, ठीक है, और खास करके इन सभी चीज़ों की जो जल, इन सभी की मात्रा उचित मात्रा में अगर किसी खाने में मिलती है तो वही खाना होता है पोषक या पोषण। ठीक है, पोषण के द्वारा क्या होता है, पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ये हमारे द्वारा सेवित किए गए आहार द्रव्यों तथा शरीर के द्वारा उसके किए गए आवश्यकता के अनुसार उपयोग की वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रियाओं को पोषण एक प्रकार से कहा जाता है। मतलब कि हमारा शरीर कितना खाना चाह रहा है उसके शरीर के हिसाब से हम जो है उसको खाना दे दें। ठीक है, क्या आवश्यकता है, इसको प्रोटीन की आवश्यकता है या इसको एक प्रकार से मोटापे की आवश्यकता है, वसा की आवश्यकता है, किसकी। तो आप देखते हैं शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा काम करने वाला तो उसको कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ ज़्यादा खिलाएं। ठीक है, वसा की अगर बात की तो वो भी ऊर्जा देती है लेकिन वो मोटापा बढ़ाती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई व्यक्ति अगर पतला है, दुबला है, उसको वसीय पदार्थ ज़्यादा खिलाएं ताकि वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए विटामिन्स की, तो विटामिन्स जो होते हैं वो खास करके अगर आपके शरीर में रोग होते तमाम सारे तो उन्हीं रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती विटामिन्स आपको देती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की खनिज लवण की तो भी रोगों से रक्षा करते हैं और हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो खनिज लवण की आवश्यकता इसलिए भी होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एक सब आपका और बच रहा है। ठीक है, खास करके प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो होती है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर के जो एक प्रकार से खास करके ऊतक होते हैं, जो टूटे फूटे कोशिकाएं ऊतक होते हैं, उन सभी का मरम्मत करती है, शरीर के अंगों में वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। शारीरिक अंगों की वृद्धि में प्रोटीन्स का बड़ा योगदान होता है, इसीलिए खास करके छोटे बच्चों को प्रोटीन्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब जल की आवश्यकता तो होती ही है क्योंकि हमारा शरीर जो है लगभग आधे से ज़्यादा परसेंटेज जल का ही है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 70 से अधिक परसेंट जो है जल है। तो इस प्रकार से ये होता है पोषण। ठीक है, पोषण कई प्रकार का होता है। एक होता है सुपोषण। ठीक है, सुपोषण में क्या होता है, सुपोषण, अच्छा पोषण, जब एक प्रकार से सारी चीज़ें उचित मात्रा में मिलें आपको, सभी पोषक तत्व जो होते हैं जब उचित मात्रा में आपको खाने में मिलेंगे तो उसको बोलते हैं सुपोषण। एक होता है कुपोषण, जब मतलब कि अनकुतुआ भोजन आपको मिले। अनकुतुआ भोजन का मतलब ये होता है कि पोषण की वह स्थिति जब भोजन के द्वारा मनुष्य को या तो अपनी आवश्यकता से कम पोषण पोषण मिले या ज़्यादा पोषण मिल जाए तो वो कुपोषण हो जाएगा। अल्प पोषण की अगर बात की जाए, अच्छा, कुपोषण और अल्प पोषण जो होते हैं अत्यधिक पोषण दोनों शामिल होते हैं कुपोषण में। ठीक है, इसीलिए कुपोषण में या तो ज़्यादा, अगर किसी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे दिया आपने, उसको ज़रूरत थी बहुत कम कैलोरी की और आपने ज़्यादा दे दी तो फिर दिक्कत की बात है, अगर कम दे दी तो भी दिक्कत की बात है। तो कुपोषण में दोनों आते हैं, लेकिन अल्प पोषण में केवल वही आता है, केवल कम हो जाना। ठीक है, जैसे कि मान लेते कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसको चाहिए थी 2300 किलो कैलोरी और आपने दे दी उसको एक प्रकार से 1500 कैलोरी, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें। ठीक है, तो ये होता है अल्प पोषण। एक होता है अत्यधिक पोषण जिसमें बहुत ज़्यादा दे दिया जाए हर एक चीज़। ठीक है, पोषक तत्व। तो ये होते हैं आपके पोषण। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भोजन पकाने की विधियों के बारे में बताएं। भोजन पकाने की कई सारी विधियां हैं और उसको लेकर के आप सभी लोग जानते भी होंगे। भोजन की अगर बात की जाए तो अगर भोजन कच्चा आप खाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां फैलती हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जो है वो भोजन को, विषैले पदार्थों को और सूक्ष्म जीवों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि भोजन में बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी रहते हैं तो वो सब मर जाते हैं कब, जब आप भोजन को पकाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य भोजन को पका करके खाना प्रारंभ करता है। और मनुष्य ने खाना पकाने की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवी शरीर के भीतर पहुंचने पर पाचक एंजाइम को नष्ट कर देते थे और भोजन पच नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में नाना प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती थीं। ठीक है, तो भोजन को पकाने का मुख्य उद्देश्य यह भी रहा कि भोजन पकाने से स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है, पौष्टिक भोजन तैयार होता है। भोजन पका पकाया रहता है तो सुगंध उसकी अजीब मतलब एकदम से बढ़िया आती है और खाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं भोजन जो होता है पका करके खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कच्चे खाने के। ठीक है, अगर आप कच्चा चीज़ आप खाएंगे तो बहुत बेकार लगेगा। कच्ची आलू आप खाएं अच्छी नहीं लगेगी, वही वही आलू उबाल करके खाएं मज़ा आ जाएगा। गंजी अगर आप कभी खाए होंगे, ठंडी का महीना आ रहा है, तो एक त्यौहार आता है सकट का त्यौहार जिसमें तिलवा और गंजी खाया जाता है, आप लोगों में से सभी को पता होगा। तो उसमें गंजी जब आप भून करके खाओ तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही गंजी अगर आप उबाल करके खाएंगे तो थोड़ा कम मीठी लगेगी क्योंकि इसमें पानी डाल करके। तो
वही पकाने की कई सारी विधियां, अभी मैं आपको बताऊंगा पकाने की कई विधियां होती हैं। भोजन पकाने की तो सबसे पहली विधि के अंतर्गत हम लोग जैसे नम ताप पर के बहुत कम ताप पर भोजन का जब भोजन पकाते हैं तो उसमें कई प्रकार की चीजें होती है। जैसे सबसे पहली बात, नम ताप पर मतलब भोजन को उबाल करके खाना, ठीक है। उबालना, जैसे आलू उबालना, अंडा उबालना, चावल उबालना, सब्जी को उबाल करके ही आप बनाते हैं, ठीक है। पानी डाल देते हैं और उसके बाद में सब्जी जो है उबलती है और आलू उबल करके पक जाती है। या आलू को उबालते हैं, चावल को उबालते हैं, चावल वगैरह ये सब उबालने वाले ही है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, मेथी, पालक, इन सभी को भी पहले उबालते हैं, फिर उसके बाद में उसको छौंकते हैं, तब खाना बनता है, ठीक है। अगर आप कभी साग खाए होंगे तो साग को ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है भैया धीमी आंच पर भोजन को पकाना, जिसको रिझाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस विधि में भोजन को पानी की मात्रा में उसके क्वथनांक से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। जैसे ही उबला मतलब कि मतलब उबाल आता है, आंच को धीमा करके भोजन को धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। भोजन और तरल जिसमें उसे पकाया गया है दोनों एक साथ परोसा जाता है, और धीमी आंच पर पकाने से भोजन में रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट बनता है। जैसे रसेदार सब्जी अगर आपने खाया होगा तो धीमी आंच पर उसको पकाना बोलते हैं। तो इस प्रकार का एक उबालना होता है कि भाई भोजन आलू उबाल दिया आपने, ठीक है, तो वो अलग हो गया। आलू को उबालना, आलू को आप पानी फेंक देते हैं उबाले हुए का। लेकिन जो धीमी आंच पर आप पकाना है, रिसाना जिसको रिझाना बोलते हैं, अगर आप उसको रिसा करके बढ़िया से बनाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका तरी आप पीते हैं, खाते, पनीर की सब्जी की तरी जो होती है वो सब। तो इस प्रकार के धीमी आंच पर पकाना होता है। एक होता है भैया भाप के द्वारा पकाना। भाप के द्वारा कैसे पकाया जाता है? जब भोजन को गर्म पानी की भाप से खास करके भोजन पकाया जाता है तो उसको भाप से पकाना बोलते हैं। अगर आप कभी खाना बनाए होंगी तो जैसे कि कल वाला जो करवा चौथ का त्योहार था, तो कल अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां ही देख रही होंगी तो उनको पता होगा करवा चौथ के दिन क्या बनता है। जो चावल के आटे का बनता है, जिसको आप बोलते हैं आसा फरा, या जो भी हमारे यहाँ तो आसा फरा इसे बोलते हैं। तो हमारी मम्मी ने बनाया भी था कल, बड़ा अच्छा लगा था। तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले पानी भर देती हैं अंदर, एक बटुला होता है बड़ा सा, तो उसी में पानी भर देती हैं, फिर उसको चूल्हे पर बढ़िया चढ़ा देती हैं और ऊपर से सूती वस्त्र जो है वो बांध देती हैं, और उसके बाद में फिर छेद वाला मतलब एक ढक्कन से उसको मूंद देती हैं, उसमें वो रख देती हैं चावल के आटे का बना, उसमें उड़द उड़द की जो है दाल वाल भर देती हैं और अच्छे तरीके से वो पक जाता है। तो वो होता है एक प्रकार से भाप के द्वारा पकना, ठीक है। एक होता है प्रेशर कुकर में पकाना, ठीक है, ये भी पकाने का एक तरीका होता है। अब प्रेशर कुकर में आप कैसे खाना पकाती हैं आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे चावल आजकल तो प्रेशर कुकर में ही बन रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर कुकिंग भोजन पकाने की एक प्रक्रिया है, और खास करके आप देखते हैं वो इसी से प्रेशर से ही बन जाता है, दबाव से बन जाता है ये खाना, ठीक है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में चावल, पुलाव और आलू और तमाम प्रकार की सब्जियां भी, आजकल तो सब्जी दाल सब एक प्रकार से प्रेशर कुकर से बनाते हैं। तो ये तो रहे भैया कुछ नम ताप की विधि के द्वारा कुछ भोजन पकाए जाते हैं। और जो दूसरी विधि है, और भी विधियां हैं, तो 3 विधियां मुख्य रूप से हैं। तो जो दूसरी विधि होती है भोजन पकाने की, वो होती है शुष्क ताप पर या शुष्क ताप के द्वारा भोजन को पकाना, ठीक है। उसमें 3 विधियां मुख्य रूप से शामिल हैं। एक होती है भाई बेक करना। बेक करना का मतलब होता है कि भोजन को एक गर्म बंद बक्से के भीतर रख करके पकाया जाता है, और इस बक्से को ओवन बोलते हैं, ठीक है। और ओवर, ठीक है, और ओवर के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न ताप से गर्म होती है, और इसे गर्म हवा से भोजन पकाना बोलते हैं, ठीक है। तो एक गर्म हवा से भोजन को पकाना जिसको बोलते हैं बेक करना। तो ये होता है एक प्रकार से बेक करना। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, बेक करना जो विधि है, मेरे हिसाब से ये विधि जो फरा आशा वाली मैंने बताई थी वही विधि बेक करने विधि कहलाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो भाप के द्वारा पकाना होता है, तो एक जैसे प्रेशर कुकर में पकाते हैं भाप के द्वारा, तो वो भी शामिल है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है बेक करना भी। और दूसरा होता है आपका भुनना। भुनना तो आप सभी लोग जानते हैं कि आग रखा और आग में आपने डाल दिया चीज़ों को, और वो भून करके से आलू भुने होंगे, गंजी भुने होंगे, तो वो भुनना होता है उसको, ठीक है। और तीस मतलब तो ये होता है भुनना। जैसे आप कभी, अच्छा, भूनने में आप देखते हैं मक्का को भूनते हैं, जैसे बैंगन और आलू, शकरकंद या फिर एक प्रकार से गंजी, इन सभी को आप भूनते हैं। मक्का, चने का जो भूना भूनते हैं खास करके, या एक प्रकार से आप लावा वगैरह जो पॉपकॉर्न खाते हैं मूवी देखते वक्त, ठीक है, पॉपकॉर्न जिसको 40-45 रुपए का जब टिकट मतलब खरीद करके मूवी देखने जाओ तो 40-45 का मिलता है वो। लेकिन वही जो है मक्का आपका 20 से 10 रुपए किलो में पूरा बिकता है। अगर 1 किलो मक्का खरीद लो तो घरों भर खाओ तो करना चुके वो लावा, ठीक है। लेकिन उसी को पॉपकॉर्न नाम दे देते हैं, और 50 रुपये लगभग खत्म हो जाते जुड़ते लड़कन के।
पिक्चर देखकर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ मुँह में चाहिए और बाहर से कुछ नहीं ले जा सकते उसमें अंदर। मूवी मैं एक बार देखने गया, 2 बार मैं मूवी अभी तक देखा हूँ और अभी भी देखा हूँ, मतलब 1 साल के अंदर ही मैंने 2 बार मूवी देखी है। एक मूवी मैंने देखी थी आदि पुरुष और एक मूवी देखी थी मैंने तो आदि पुरुष का तो पैसा डाउन हो गया था, लेकिन जो गदर 2 मूवी देखी तो मज़ा आ गया था देखने में। तो ऐसे में यही सारी चीज़ें तो मैंने वहाँ पर देखा, ये लावा वगैरह का सिस्टम। तो मैंने कहा अरे 50 रुपये कौन खर्च करेगा, मैं कंजूस आदमी हूँ बहुत, तो क्या हो मैंने 50 रुपये कौन खर्च करेगा। तो दोस्त लोग थे, अरे नहीं यार शुक्ला जी बिल्कुल ये खाएंगे हम। कह रहे 20 रुपये किलो तो घर ही मिलते हैं हमारे। कहे नहीं नहीं भाई खाना चाहिए, तो हम कहा चलो ले लो जब खाना चाहिए तो ऐसे होता है, मतलब मज़ा आता है। कभी अगर मौका मिले तो जाइए कभी टहलने घूमने टाकीज वगैरह में, मज़ा आता है देखने में। तो एक होता है भुनना, तीसरा होता है आग पर सेंक करके खाना। ठीक है, आग पर सेंक करके खाना जो है एकदम से चमकदार आग होती है, उसमें आप जो है चीज़ों को डाल देते हैं, उसके बाद में फिर पकाते हैं, तो वो होता है आग पर एक प्रकार से। इसके अलावा जो तीसरा और चौथा होता है वो होता है तलना, मतलब जैसे कि आप पकौड़े वगैरह तलते हैं, तेल उसमें डाल दिया और तेल में फिर आपने समोसे तला, पकौड़े तला, या आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे जैसे बरिया बनती है, बरिया घर पे तो तल करके ही बनती है। ठीक है, पूड़ी बनती है तल करके बनती है। ठीक है, तेल गर्मा करके उसी में डाल देते हैं। तो ये तो रही भैया, ये विधियां रही जिसमें शुष्क ताप विधि के द्वारा हम भोजन पकाते हैं। तीसरी विधि है भोजन को पकाने की अन्य विधियां। उसमें सबसे पहली विधि आती है माइक्रोवेव में पकाना। माइक्रोवेव में जैसे कि आप देखते हैं आजकल तो माइक्रोवेव में पकाने का एक नया तरीका आया है, धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। और इस विधि में आप देखते हैं माइक्रोवेव किरणें होती हैं, उन किरणों के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है। और माइक्रोवेव किरणों के कारण से क्या होता है, भोजन की उपस्थिति पानी में कणों की तीव्रता के साथ कंपन होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न मतलब ताप से भोजन पक जाता है। जैसे माइक्रोवेव से आजकल आप देख रहे हैं वो पकता है, पिज़्ज़ा वगैरह जो बनता है माइक्रोवेव मतलब मशीन होती है एक पिज़्ज़ा वाली, उसे सारी चीज़ें बन जाती हैं। क्लियर। एक सौर कुकर होता है, तो सौर कुकर मतलब कि जो सौर ऊर्जा से चलता है, फिर उसमें भोजन पकाया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन पकाने की कई सारी विधियां थी जो मैंने आपको बताई। ये सब दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं जिसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास का महत्व बताइए। मानव विकास के महत्व के बारे में बताएं भाई फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। मानव विकास की अगर बात की तो इसका कई सारा महत्व है। और मानव विकास होता क्या है, मानव विकास खास करके स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा में विस्तार, उनके स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार या बढ़ोतरी, सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि हो, वही प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। मतलब मनुष्य का विकास हो। ठीक है, और खास करके मनुष्य विकास सूचकांक जो है डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने प्रतिपादन किया मानव विकास सूचकांक का। और इनके अनुसार इन्होंने कहा, महबूब उल हक ने, कि मानव विकास का अर्थ मतलब उसका मतलब होता है, उसका संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से होता है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ एक प्रकार से दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। मतलब ताकि उनके जीवन में बढ़ोतरी हो सके, सारी चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ, मतलब उनके जीवन में वृद्धि होना। मनुष्य के जैसे मनुष्य अगर मान लेते हैं आज एक लेसन याद किया हुआ है, कल उसको 4 लेसन याद हो जाए तो मनुष्य का विकास हुआ है। यहाँ पर इसी को मानव विकास, तो ये भाषा का विकास या संज्ञानात्मक विकास ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मनुष्य के और भी चीज़ों में विकास होता है, जैसे कि अगर बात की जाए उसके शरीर में विकास होता तो भी विकास माना जाएगा, उसके संज्ञान में विकास होता तो भी विकास माना जाएगा। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जो विकास शामिल हैं वो होते हैं, संज्ञानात्मक विकास से लेकर के भाषा विकास और भी तमाम प्रकार के विकास हैं। तो विकास जो होता है मनुष्य के क्षेत्र, मनुष्य के तमाम प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी से ही विकास का तात्पर्य लिया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। विकास एक व्यापक अवधारणा है, एक जटिल प्रक्रिया है और विकास की माप भी संभव नहीं है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, विकास में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होते, क्वालिटी बदलती है मनुष्य की। ठीक है, तो ये होता है विकास। मनुष्य के विकास का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मानव विकास की अगर बात किया तो सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य का विकास जो होता है दीर्घ और स्वस्थ जीवन होता है मनुष्य के विकास से। दूसरा बात यह है कि शिक्षा का प्रसार होता है मनुष्य के विकास से। ठीक है, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंचता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के विकास से, मानव विकास से। तो ये सब मानव विकास के महत्व हैं।
और इसके अलावा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि सामाजिक नीति, कार्यक्रम और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत उपागम को अपनाना और क्रियान्वित करना, ये मनुष्य के विकास का महत्व और उद्देश्य होता है। मानव विकास और सामाजिक विकास में उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना। इसके अलावा मानव विकास से संबंधित कई प्रकार के नेटवर्क और साझेदारियों को विकसित करना, सशक्त बनाना, ठीक है। सामाजिक व मानसिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों और सेवाओं को बेहतर बनाना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, कार्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, उसकी समुचित व्यवस्था करना, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना, ये सब मानव विकास के उद्देश्य और महत्व होते हैं। बेहतर मानव विकास के लिए ज्ञान और उपागम जो होते हैं, अप्रोचेज जो होते हैं, उसको सुदृढ़ बनाना, अच्छा बनाना, तो ये सब मानव विकास का उद्देश्य या महत्व होता है। कुल मिलाकर के मानव विकास जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मानव विकास जो होते हैं उच्च उत्पादकता का साधन होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि मनुष्य के विकास को या विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने में सबसे पहली बात, आपका पोषण कैसा होता है, आप खाना पाना कैसे खाते हैं, ठीक है। खान पान से आपका विकास होता है। अगर शारीरिक वृद्धि होनी है तो आप अगर अच्छे तरीके से खाना वाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल की पूर्ति बराबर मात्रा में होगी, संतुलित आहार मिलेगा, तो आप एक प्रकार से आपका विकास भी तेज होगा। तो पहला काम होता है, विकास जो होता है वो पोषण पर डिपेंड करता है। दूसरा तत्व होता है विकास को प्रभावित करने वाला, वो होता है बुद्धि, ठीक है। क्योंकि आपकी बुद्धि कैसी है, अगर आपकी बुद्धि मंद है तो आपका विकास धीरे होगा, आपकी बुद्धि तीव्र है तो आपका विकास ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। तीसरा जो तत्व होता है विकास को प्रभावित करने वाला, वो होता है यौन। यौन का मतलब होता है या लिंग या यौन, मतलब कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं, आप उस पर डिपेंड करता है कि आपका विकास कैसे होगा। अच्छा, इसमें खास करके आप देखते हैं कि लड़कियों का विकास तेजी से होता है, शारीरिक विकास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन लड़कों का विकास जो होता है उतना तेज नहीं होता है। आप देखिए, अगर 15 साल के लड़के और 15 साल की लड़की को बगल खड़िया दीजिए तो पूछेंगे तो लड़का जो होगा एकदम से चिमिरकी मिर्चा ऐसे पतला पतला लगेगा, मतलब आप देखेंगे। लड़की को देखें थोड़ा सा हट्टा कट्टा होगी, पहलवान टाइप की। तो ये क्या होता है, ये शारीरिक विकास जो होता है लड़कियों में तीव्र होता है, ठीक है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जन्म के समय लड़के की लंबाई में लड़कियों की लंबाई की तुलना जो होती है अधिक लंबे होते हैं, परंतु बाद में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनका विकास तेजी से होता है। लड़कों की तुलना में एक प्रकार से शारीरिक परिपक्वता लड़कियों में पहले आती है, लेकिन शुरुआत में लड़के लंबे जल्दी होते हैं, लड़कियां थोड़ा धीरे विकास होता है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था पार करती, किशोरावस्था में आप देखिए किस तरीके से शारीरिक विकास होता है लड़कियों में। काम शक्ति भी लड़कियों में लड़कों से 1-2 वर्ष पहले ही आ जाती है। 10-11 वर्ष की अवस्था आने तक समान आयु की लड़की और लड़कों की अपेक्षा कुछ लंबी लड़कियां आपको मिलेंगी, मतलब लड़कियां ज़्यादा आपको एजड दिखाई पड़ेंगी, लड़के कम एजड आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा। तो ये होता है लिंग का प्रभाव, ठीक है। तो विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक होता है यौन या फिर लिंग, ठीक है, लड़का और लड़की, महिला और पुरुष। चौथा जो एक प्रकार से तत्व होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के लिए कुछ ऐसे स्राव करती हैं, स्रावों को उत्पन्न करती हैं या हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं जो शारीरिक और मानसिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो भाई किसी में कम उत्पन्न हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण से मनुष्य का विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा किस प्रजाति का मनुष्य है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी शारीरिक गठन उसके माता पिता की कैसी है, तो ये सब रोग चोट है, गर्भावस्था के दौरान उसमें कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमारी है अगर माता को, तो फिर दिक्कत आती है। घर का वातावरण कैसा, ये भी प्रभावित करता है मनुष्य के विकास को, ठीक है। अगर माता पिता का आपसी संबंध ठीक ठाक है तो बच्चा भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर माता पिता झगड़ा लड़ाई करते तो बच्चा भी एक प्रकार से वही कुछ सब सीखेगा। पास पड़ोस का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, शुद्ध वायु और प्रकाश उसको मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो इन सभी का प्रभाव जो होता है बच्चे के विकास को एक प्रकार से विकास पर पड़ता है और विकास एक प्रकार से इसी हिसाब से होता है। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताइए, फटाफट से आप बताएंगे। तो विकास की भैया कई अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं विकास की अवस्थाओं की अगर बात करूं तो विकास की मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं आपको, देखिए गर्भकालीन अवस्था एक होती है। तो गर्भकालीन अवस्था खास करके पहली अवस्था होती है गर्भकालीन अवस्था, दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। अच्छा, शैशवावस्था जो होती है जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो है बचपना अवस्था आती है, तीसरी अवस्था। बचपना अवस्था की अगर बात करें तो ये अवस्था 2 सप्ताह से यानी 15 दिन के बाद से लेकर के 2 साल तक चलती है, उसको बचपना अवस्था बोलते हैं।
जो चौथी अवस्था आती है वो होती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था की अगर बात की जाए तो 2 साल से लेकर के 6 साल तक चलती है पूर्व बाल्यावस्था, और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। दो भागों में आप बाल्यावस्था को बांटे, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 2 साल से लेकर के 6 साल तक, और बाल्यावस्था जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 7 साल से लेकर के 12 साल तक चलती है। इसको समायोजन की अवस्था भी कहते हैं बाल्यावस्था को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा होती है इस समय। समूह प्रवृत्ति भी बच्चों में बाल्यावस्था में ही होती है। बच्चे ग्रुप बना करके चलते हैं, गैंग एज कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसी समय आप देखते हैं एक अवस्था आती है वयासंधि की। वयासंधि अवस्था जो होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली एक सेतु होती है, और यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, किंतु शारीरिक विकास की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है वयासंधि की अवस्था। और कुछ भाग बाल्यावस्था से, कुछ भाग किशोरावस्था से जुड़ा होता है। ये एक अवस्था नहीं होती है, एक सेतु, एक पुल का काम करती है बीच में, ठीक है। और छठी अवस्था होती है आपकी, मुख्य रूप से अगर बताएं तो किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था होती है किशोरावस्था। विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी में किशोरावस्था अपना एक अलग महत्व रखती है। और किशोरावस्था जो होती है वो खास करके दो भागों में उसको बांटते हैं, एक तो पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। जो किशोरावस्था मुख्य रूप से 12 से या 13 साल से लेकर के शुरू होती है और 21 साल या 18 साल तक चलती है। अलग अलग विद्वान 21-18 बताते हैं, लेकिन 21 साल आप मानो। किशोरावस्था 21 साल तक चलती है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है 21 साल के बाद में, ठीक है। कुछ विद्वान 18 साल से मतलब प्रौढ़ावस्था बताते हैं। तो किशोरावस्था में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर 7वीं अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था, 21 साल से लेकर के 40 साल तक होती है। फिर उसके बाद में आती है मध्यावस्था, 41 से लेकर के 60 साल के बीच में। और फिर उसके बाद में आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था 60 साल से लेकर के जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक की अवस्था जो होती है वृद्धावस्था कहलाती है। तो ये शारीरिक अवस्थाओं को लेकर के मैंने कुछ प्रश्न, मतलब कुछ चीज़ें आपको बताई जो कि आपको जाननी चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है क्रियात्मक विकास की विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप इससे बताने का प्रयास करें क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं भैया, फटाफट से आप बताएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी अवस्था होती है एक बार फिर से सुने। शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। ये सारी अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, हरलाख महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, और उसके बाद में बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। कुप्पू स्वामी कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक चलती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शैशवावस्था, हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो, ये कहते हैं कि शैशवावस्था जो होती है औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना, बोलना, रेंगना, चलना, मतलब ये सब जो बकैयाँ चलता है बालक वो सब सीखता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। शैशवावस्था बड़ी फेमस अवस्था होती है, मतलब एक प्रकार से बड़ी अच्छी अवस्था मानी जाती है। खासकर छोटी अवस्था होती है, 2 सप्ताह के भीतर की अवस्था होती है जन्म से लेकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न यहाँ पर है क्रियात्मक विकास की विशेषताओं को लेकर के। अच्छा, इन्हीं अवस्थाओं में चाहे शैशवावस्था की बात की जाए, चाहे बचपनावस्था की, चाहे बाल्यावस्था की, चाहे किशोरावस्था की, चाहे खास करके प्रौढ़ावस्था की या मध्यावस्था की। अच्छा, इन्हीं अवस्थाओं में आप देखते हैं मुख्य रूप से किशोरावस्था तक, खास करके शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से विकास होता है। चाहे अच्छा, विकास कई प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक विकास होता है, शरीर बढ़ता है बच्चे का, हाथ पैर बढ़ता है, मांसपेशियां बढ़ती है। एक बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है बच्चे की, ठीक है। एक क्रियात्मक विकास होता है, जिसमें क्रियात्मक विकास में मांसपेशियों की मतलब खास करके क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि वो काम करना सीखता है बच्चा, ठीक है। जैसे कि पहले बच्चा 10 किलो का वेट उठा लेता है, मान लेते हैं 10 किलो का वेट वो उठाता है। अब वो अगर वो 15 किलो का वेट उठाने लगे तो मान लीजिए कि वो उसका क्रियात्मक विकास हुआ है। क्लियर, उसकी मांसपेशियां, वो 10 डिप मारता था अब 15 डिप मारने लगे, या वो एक प्रकार से 1 किलोमीटर दौड़ता था पहले अब 2 किलोमीटर दौड़ने लगे। तो ये सब क्रियात्मक विकास होता है, जो काम करने की शैली, शक्ति का विकास होना, उसी को क्रियात्मक विकास बोलते हैं। फिर संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास में जैसे कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट जैसे भाव का, क्रोध का बढ़ना, क्रोध, बच्चा क्रोध सीखता है, हंसना, खिलखिलाना, रोना, ढोना, ये सब, ईर्ष्या करना, जलन, द्वेष, ये सब सीखता है बच्चा धीरे धीरे। उसके बाद में फिर छल कपट, दंभ, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सब सीखता है। किशोरावस्था में प्रेम की भावना अपने चरम पर होती है। किशोर बालक बालिकाएं जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्रेम करते एक दूसरे से बच्चे, फिर आपस में झगड़ा करते, बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं इस दौरान। लड़के लड़कियों में खास करके आप लोग भी जानते होंगे, पढ़ते हैं तो आप लोगों में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, उनसे लड़ाई भी होती, झगड़ा भी होती, प्रेम भी बहुत करते होंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये स्थिति ही ऐसी होती जिसमें
आप किसी से प्रेम भी करते हैं, उसी से झगड़ा भी होती है, फिर से प्रेम करते हैं, फिर झगड़ा होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी-कभी सिचुएशन बड़ी गंभीर भी हो जाती है। तो ये सब किशोरावस्था का ही परिणाम होता है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वो एक प्रकार से संघर्षों की अवस्था होती है। उसमें एक तरफ आपका करियर होता है, दूसरी तरफ आपके माता पिता का गाइडेंस होता है, तीसरी तरफ आपका स्कूल का प्रेशर होता है, चौथी तरफ आपका आपका जिस जो मित्र या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है उसका प्रेशर होता है। तो ये सब झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि माता पिता कोचेंगे, घर का काम है कि भाई तुमको ये करना है, वो करना है, दुनिया भर का काम घर से मिलेगा आपको, ठीक है। स्कूल जाएंगे, स्कूल का काम मिलेगा, याद करना है, वो पढ़ना है, इसी समय नौकरी लगने का टेंशन होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, घर से प्रेशर, नात बात का, रिश्तेदार का, गांव घर का, सबका प्रेशर ही प्रेशर पड़ता है। ऐसी स्थिति बहुत ही एक प्रकार से दयनीय हो जाती है किशोरावस्था की। और इसी समय किशोरावस्था में मार धाड़ की अवस्था, इसको मतलब कि खूब मार होती किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में सब चीज़ों का विकास होता है, चाहे बल की बात करें, चाहे संवेगों की बात करें, चाहे सामाजिक या चीज़ों की बात करें, सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों को अपने समूह में के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है। मतलब कि बच्चे जान पाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, समाज में क्या वैध है, क्या अवैध है, क्या करेंगे तो हमको समाज मतलब एक प्रकार से पुरस्कार देगा, क्या करेंगे तो समाज हमको दंड देगा। ये सारी बातें जो है बच्चा सीखता है, तो इन्हीं सभी अवस्थाओं में सीखता है। तो बच्चों का कई सारा विकास होता है, उन्हीं विकास में से क्रियात्मक विकास भी एक विकास होता है, ठीक है। क्रियात्मक विकास की परिभाषा दी हरलाक महोदय ने कहा कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से होता है जो जन्म के समय तथा जन्म के उपरांत या जन्म के बाद निरर्थक और अनिश्चित होती हैं, ठीक है। जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि इनका संबंध, क्रियात्मक विकास का संबंध उन रचना व कार्यों से होता है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से रिलेटेड होती हैं, अथवा इनका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से होता है या प्रोसेस से होता है जो वह किसी परिस्थिति या स्थिति विशेष के प्रति करता है। क्लियर। कुल मिलाकर के अगर देखें तो दो बात स्पष्ट होती क्रियात्मक विकास में। एक तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों को नियंत्रण करना होता है, कि अपने शरीर को नियंत्रित करने का विकास जो होता है, होने लगता है कि भाई हमको कैसे अपने शरीर का प्रयोग करना है, इसका विकास बच्चे में होता है, उसी को क्रियात्मक विकास बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्रियात्मक विकास जो होता है नाड़ियों, जो नाड़ी होती है आपकी, नाड़ी मतलब आपका एक प्रकार से जो मांसपेशी नाड़ी, ठीक है। और जो मांसपेशियों का संयोजन जो होता है वो क्रियात्मक विकास के द्वारा ही संभव होता है। क्रियात्मक विकास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्थूल गतिविधियां और एक सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्रियात्मक विकास की अगर बात की विशेषताओं की तो निश्चित क्रम का अनुसरण होता है इसमें, पहली बात। दूसरी विशेषता, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका विकास होता है। तीसरी बात, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर विकास होता है। चौथी बात, परिपक्वता और शिक्षण दोनों का विकास होता है क्रियात्मक विकास में। पांचवी बात, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास होता है, ये भी विशेषता है क्रियात्मक विकास की। छठी बात, यौन विभिन्नता का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से क्रियात्मक विकास जो होता है इसकी ये सारी विशेषताएं होती हैं। क्रियात्मक विकास मतलब बल का विकास और आपकी मांसपेशियों का विकास, आपकी नाड़ियों का विकास, आपकी मांसपेशियों पर आपका कंट्रोल कैसा है उसका विकास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का विकास आपका धीरे धीरे ही होता है, शैशवावस्था के दौरान खास करके ये सब विकास होता है। क्लियर। तो ये तो रही कुछ भाई 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के मैंने खूब विस्तार से आपको चर्चा करी। अगर ये प्रश्न लघुत्तरीय में पूछे जाएंगे तो भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, दीर्घोत्तरीय में पूछे जाएंगे तो भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, तो सभी प्रकार के उत्तर आप दे पाएंगे। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं लघुत्तरीय से खंडवा से। 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि सामाजिक विकास किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास का मूल आधार होता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। और समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवहार हैं, जो मूल्य हैं, जो मानदंड हैं समाज के, उन्हीं को सीखता है, उन्हीं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है। आई.एल. चाइल्ड महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है, ठीक है। ई.बी. हरलाक महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास से तात्पर्य उस एबिलिटी से है या उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया सके, जिस प्रजाति में आप रहते हैं। मतलब कि जो आपके दादा परदादा, जो आपके गांव घर चाहते हैं, आप उसी के अनुरूप काम करते हैं, तो वो होता है सामाजिक विकास। समाज में ऐसे चोरी करना नहीं चाहिए, समाज में एक प्रकार से
आप अगर सभी लोगों को प्रणाम करेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो यही सब चीज़ें होती समाज में, आप किसी को बुरा भला ना बोलें, बड़ों की इज्जत करें, यही सब होता है समाज के मानदंड। ठीक है, समाज द्वारा मानव व्यवहारों का विकास करना, समाज द्वारा मानव व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, आरंभिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं करना, सहयोगात्मक भावनाओं का विकास करना, सामाजिक प्रक्रियाओं का विकास करना, समाज में सामंजस्य बिठाने का विकास करना, सहानुभूति का विकास होना, ये सब सामाजिक विकास ही होते हैं। सामाजिक विकास को कई सारे तत्व प्रभावित भी करते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट आपकी कैसी है, पारिवारिक वातावरण कैसा है, विद्यालय किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, मनोरंजन के अवसर आपको कितने मिलते हैं, बालकों के समूह आपके कैसे हैं, ठीक है, बालकों का व्यक्तित्व कैसा है, बालकों का संवेगात्मक विकास कैसे हुआ है, ये सब डिपेंड करता है खास करके, मतलब इन सभी पर डिपेंड करता है सामाजिक विकास। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लघु उत्तरीय का 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था में प्रमुख संवेगों को बताइए। बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग कौन कौन से होते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था के प्रमुख संवेगों में जैसे कि पहला संवेग है भय, यानी डर जो होता है वो, ठीक है, चूंकि बालक जो होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरा होता है क्रोध करना, बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा बच्चे क्रोधी होते हैं, ठीक है। तीसरी बात है ईर्ष्या करना, अगर एक दूसरे के खिलौने को बदल बदल दो मार हो जाती है बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात है चिंता करते हैं बाल्यावस्था के दौरान बच्चे खूब ज़्यादा, और जिज्ञासु होते, खूब प्रश्न करते हैं कि पापा ई का हुए, मम्मी का हुए, दुनिया भर के प्रश्न करी हैं आपसे। तो ये सब जो होते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता है ऐसे बच्चों का। तो संवेग ये होते हैं बाल्यावस्था के, ठीक है। और बाल्यावस्था में शैशवावस्था, मतलब बाल्यावस्था में शैशवावस्था के संवेगों का ही विकसित रूप दिखाई देता है। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की तुलना में संवेगों की तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि अब बालक सामाजिक भय और निंदा के कारण अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अभी अपने संवेगों की अभिव्यक्ति परिस्थिति के अनुसार करते हैं, परंतु इस समय भी उनके संवेगों में प्रौढ़ों के समान अस्थायी तो नहीं होता है। वो और भी चीज़ें करते हैं, जैसे जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनके जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। कई सारे व्यवहार में इनके जो है कमियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ईर्ष्या, क्रोध, भय, चिंता, जिज्ञासा, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, इनको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व समझाइए। भाषा विकास के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो भाषा विकास जो होता है, चूंकि भाषा का विकास मतलब भाषा को सीखना। बच्चा जब पैदा होता है तो जहाँ पर पैदा हो, अगर हिंदुस्तान का कोई बच्चा है उसको अमेरिका में वो पैदा हो तो अमेरिकन इंग्लिश ही बोलेगा। अगर वहाँ पर 2-3 साल रहेगा, उसके मतलब उसको छोड़ा हो अगर किसी के यहाँ, तो अमेरिकन इंग्लिश ही बोलेगा। ब्रिटेन में छोड़ोगे तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। आप जानवरों के बीच में छोड़ दोगे तो जानवरों जैसे बातें करेंगे, मतलब जानवरों से आवाज़ निकालेगा वो। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे निरंतर अपने विचारों को, दूसरे विचारों को जानना और दूसरे के विचारों को आप खुद जानना, अपने विचारों को दूसरे को बताना, ये सब चीज़ें जब होती हैं तभी एक प्रकार से संबंध बनता है, तभी समाज उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से भाषा जो होती है, भाषा के विकास के कारण ही मानव जो होते हैं एक दूसरे के, मतलब मानव जो हो दूसरे जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य भाषा जानता है। मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को और जानकारी, मतलब एक दूसरे की एक प्रकार से आंतरिक भावों को समझता है भाषा के माध्यम से ही। तो भाषा विकास के कई सारे सिद्धांत हैं। बोलने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन, अनुकरण की प्रणाली, स्वरयंत्र की परिपक्वता, संबद्धता की प्रणाली, भाषा का स्नाविक आधार। मतलब भाषा की अगर बात की है तो बोलने के लिए लोग पूछते हैं कि बोलो बेटा पापा, तो बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। या बच्चा जो सीखता है, बच्चे अगर किसी आप घर में हैं, बच्चा है तो जो जो शब्द आप बार बार प्रयोग करेंगे बच्चा वही सीखेगा अनुकरण करके, ठीक है। इस प्रकार से भाषा विकास का महत्व भी है, चूंकि सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक है, सामाजिक समायोजन में सहायक होता है भाषा, नेतृत्व के विकास में सहायता करता है भाषा, स्वमूल्यांकन में सहायक है भाषा, शैक्षणिक उपलब्धि में सहायक है भाषा, मानवीय विकास में सहायता करती है भाषा। तो भाषा जो है उसका विकास बहुत ही जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। और भाषा विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। इससे पहले बोलने की तैयारी करता है बच्चा, फिर आकलन शक्ति का विकास होता है, फिर शब्द प्रयोग की बारे में जानता है, फिर शुद्ध उच्चारण करता है। तो इस प्रकार से अच्छा, भाषा को विकास करने वाले जो या प्रभावित करने वाले तत्व हैं उसमें शारीरिक विकास, शारीरिक रचना, लिंग भेद, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, परिपक्वता, सीखना, अनुकरण, प्रेरणा, निदर्शन, पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है बच्चों की, ये सब चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो यही सब इसमें लिखना था, बाकी कुछ नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की अगर बात की है तो कई अवस्थाएं होती है गर्भकाल के दौरान भी, ठीक है।
और गर्भकालीन अवस्थाओं की विकास की अवस्थाओं की अगर बात की है तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटते हैं गर्भकालीन अवस्था को। कौन कौन सी अवस्था? पहली होती है डिंब अवस्था, दूसरी होती है भ्रूणावस्था और तीसरी होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, द पीरियड ऑफ ओवम जिसको बोलते हैं डिंब अवस्था। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है और इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का हो जाता है, जिसे पाइगोट कहा जाता है और इसका आकार आल्पिन के सिर के बराबर हो जाता है और इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, किंतु ऊपर से इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसको बोलते हैं डिंब अवस्था। ठीक है, जो गर्भाधान की क्रिया है उसके बाद में ये चीजें होती हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था, द पीरियड ऑफ इम्बायरियो। ठीक है, तो इम्बायरियो में क्या होता है कि ये गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था, जो तीसरे सप्ताह से लेकर के गर्भ जब धारण होता है। ठीक है, जो जिसको गर्भाधान बोलते हैं, तो गर्भाधान के से लेकर के 2 सप्ताह तक तो डिंबावस्था चलती है, तो दूसरे सप्ताह से लेकर के मतलब तीसरे सप्ताह से शुरू होकर के और 2 माह तक यानी 2 महीने तक के अंत तक चलती है भ्रूणावस्था। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समस्त शरीर रचना जो बच्चे की होती है, बच्चे का आकार आकृति का निर्माण जो होता है भ्रूणावस्था में हो जाता है 2 महीने तक। फिर अब तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, द पीरियड ऑफ फेटस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तीसरी अवस्था होती है, आखिरी अवस्था भी होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की अवस्था इसको इसीलिए कहते हैं और तीसरे महीने से प्रारंभ होती है और जन्म लेने तक जो होती है ये गर्भस्थ शिशु की अवस्था ही चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये 3 अवस्थाएं होती है गर्भकाल, मतलब माता के पेट में जब तक बच्चा रहता है उसी समय तक, मतलब उस समय तक की अवस्था, मतलब कि जब गर्भाधान हुआ यानी जब एक प्रकार से गर्भाधान की क्रिया हुई और उसके बाद में जो है उसके बाद में गर्भधारण की महिला तब से लेकर के जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक 3 अवस्थाएं होती है, डिंब अवस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्लियर, यही पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन है वर्णानुक्रम। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न है वर्णानुक्रम का क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताएं। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है अनुवांशिकी, चूंकि बच्चों पर प्रभाव पड़ता है अनुवांशिकता का, बच्चे के माता पिता कैसे हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की अगर बात की जाए तो कोई भी बालक होता है अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से ही उसका शारीरिक बनावट और मानसिक गुण जो होता है वो गर्भाधान के समय ही प्राप्त कर लेता है, चूंकि इसी को वंशानुगत गुण भी कहते हैं। और आप कहते हैं कि भाई आप क्या का परा हो, लड़के उनसे पूछते हैं तो लड़का पैदा हुआ है क्या का परा है, क्या का गा है, तो कहते हैं अच्छा माता गाय जो है, मम्मी गाय, पिता पापा गाय, तो ऐसे बोलते नहीं बताते हैं। तो उसका रंग जो होगा, जो रंग होगा, अगर माता पिता काले हैं तो बच्चा भी आप देखते हैं अधिकतर काला होता है, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा होता है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं माता के शक्ल के जाते हैं या माता के रंग के जाते हैं, कि भाई अगर माता करिया है तो लड़का भी करिया होगा, उसका रंग भी करिया होगा, सांवरी है माता तो रंग जो है साफ हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है कि जैसे माता पिता के मिलने से तो माता का कुछ अंग मिल जाएगा, पिता का कुछ जो है चीज़ें मिल जाती हैं, और इस प्रकार से इसी को वंशानुक्रम बोलते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति में जीवन प्रारंभ करने के समय में उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं। अपितु गर्भाधान के समय अर्थात जन्म से लेकर के 9 माह पूर्व ही उपस्थित होते हैं, उसी को वंशानुक्रम बोलते हैं। क्लियर। जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण होता है, कि भाई माता के कुछ गुण, कुछ शारीरिक रचना और पिता की कुछ शारीरिक गुण और रचना जो होती है, जो टैलेंट होता है वो बच्चों में आ जाता है अनुवांशिकता के हिसाब से। ठीक है। बी एन झा कहते हैं कि अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो कुल मिलाकर के वंशानुक्रम यही होता है। इसकी विशेषताएं बहुत सारी, जैसे कि पहली विशेषता है वंशानुक्रम जन्मजात शक्ति है। दूसरी बात, वंशानुक्रम विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों का एक समूह होता है जो जन्मजात होते हैं। तीसरी बात, वंशानुक्रम गुण प्रत्येक बालक के जन्म से के समय से पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। चौथी बात, वंशानुक्रम के द्वारा ही मनुष्य जो होता है मानव शिशु पैदा होता है। चौथी बात ये है, 5वीं बात ये है कि वंशानुक्रम का मूल आधार गर्भाधान होता है। छठी बात ये है कि विशेषता इसकी गर्भाधान मतलब वंशानुक्रम की, कि वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति का रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, ठीक है, उसकी बुद्धि कैसी होगी, वो लड़का होगा कि लड़की होगी, शारीरिक और मानसिक क्षमता कैसी होगी, सभी का निर्धारण जो होता है वंशानुक्रम के द्वारा ही हो जाता है। वंशानुक्रम की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता एक ये भी होती है कि वंशानुक्रम गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
तक हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे कि आप अपने पिता के जैसे होते हैं, अब आपका जो लड़का होगा वो आपके जैसे होगा। इस प्रकार से चीज़ें कुछ ना कुछ विशेषताएं पाई जाती, तो इसी को वंशानुक्रम बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा क्वेश्चन से वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है भैया? वृद्धि की अगर बात की है, देखें पहला भी अंतर यही होता है वृद्धि और विकास में। वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ बोलते हैं और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है वो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो होता है वो गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसका विकास होता रहता है। यानी वृद्धि केवल गर्भावस्था से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था तक खत्म हो जाती है, उसके बाद में फिर वृद्धि शरीर की नहीं होती है, क्लियर। जबकि विकास हमेशा होता है, शुरू से शुरू होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक विकास होता रहता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि वृद्धि में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो शारीरिक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक भी होते हैं, उसके साथ साथ मानसिक परिवर्तन हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, ये सभी विकास जो होते हैं ये विकास के अंग होते हैं, क्लियर। इसके अलावा तीसरा अंतर ये होता है कि प्राणी में वृद्धि जो होती है बाद में होती है, जबकि विकास पहले से ही शुरू हो जाते हैं, पहले होते हैं। विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। चौथी बात, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, ठीक है, कि मात्रा में परिवर्तन होता है, क्वांटिटी में परिवर्तन होता है वृद्धि, जबकि जो विकास होता है वो क्वालिटी में परिवर्तन होता है, यानी गुणात्मक होता है इसका परिवर्तन। पांचवा अंतर ये होता है कि वृद्धि में खास करके अगर बात की जाए तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास की क्रिया से में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। छठा अंतर ये होता है कि वृद्धि का क्रय प्रणाली मतलब क्रय प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, जबकि जबकि जो विकास होता है वो प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। इसके अलावा वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। वृद्धि वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है। वृद्धि की माप संभव है, वृद्धि को आप माप सकते हैं, विकास को आप नहीं माप सकते कि विकास कितना हुआ बच्चे का, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती ग्रोथ होती है, जबकि विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। तो यही सब अंतर होता है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्भकालीन विषाक्तता से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। गर्भकालीन अवस्था में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दिक्कत करती हैं, विषाक्तता फैलती है। क्योंकि गर्भकालीन अवस्था में जब महिला होती है तो उस समय विषाक्तता एक या जो एक प्रकार से जो बीमारियां फैलती हैं उस समय वो एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या से गर्भवती स्त्री के हृदय, गुर्दे और रक्त परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है, जिसमें माँ और जो बच्चा होता है पेट में दोनों को दिक्कतें आती हैं, दोनों प्रभावित होते हैं। और इस समस्या के कारण मांसपेशियाँ विकृत होने की संभावना होती है, मांसपेशियाँ की आकृतियाँ बदल जाती हैं, ठीक है। और इसमें जन्म से पहले ही शिशु जो होता है पेट के अंदर कभी कभी मर भी जाता है। तो यही सब गर्भकालीन विषाक्तता चीज़ें होती हैं। और गर्भकालीन विषाक्तता समस्या में रोगी का रक्तचाप जो होता है सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, उसका सामान्य से रक्तचाप बढ़ जाता है। किसी भी गर्भवती स्त्री को एक बार यह समस्या उत्पन्न होने पर प्रत्येक गर्भावस्था के समय यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, और गर्भावस्था के चौथे या पाँचवें माह में यह समस्या खास करके विकसित होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गर्भकालीन अवस्था में विषाक्तता के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तीव्र विषाक्तता होती है और एक दीर्घकालीन विषाक्तता होती है, ठीक है। अगर बात की है तीव्र विषाक्तता की तो उसमें खास करके वो तीव्र अवस्था होती है, रोग की तीव्र अवस्था होती है विषाक्तता। यह अवस्था दूसरे माह के अंत से और तीसरे माह के प्रारंभ से शुरू होती है, और तीव्र विषाक्तता एक गंभीर समस्या है जो गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों को हानिकारक प्रभाव डाल सकती है बच्चों पर। और ये विशेषता मुख्य रूप से तीव्र विषाक्तता जो होती है, दो अवस्थाएं होती हैं इसकी, एक तो प्री एक्लेम्पिसिया और दूसरी होती है एक्लोम्पिसिया, ठीक है। इसमें अगर बात की है तो इसमें क्या होता है, जो प्री एक्लेम्पसिया होती है ये खास करके यह अवस्था 30 वर्ष की आयु की उन स्त्रियों को अधिक होता है जिनका वजन ज़्यादा होता है, जुड़वा बच्चे जिनके गर्भ में होते हैं तथा जिनकी उचित ढंग से किसी भी कारणवश देखभाल नहीं हो पाती महिलाओं की, उनके खास करके चीज़ें होती हैं। और विषाक्तता दूसरे या तीसरे माह गर्भवती स्त्री में प्रकट होती है, तो ये होती है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। इसकी अगर बात की तो इसमें क्या होता है, रक्तचाप जो होता है इस समस्या का प्रमुख लक्षण होता है। उच्च रक्तचाप रक्तचाप बढ़ जाता है, खून का दौरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के भार के कारण से क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है।
और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। अत्यधिक भार में वृद्धि होना भी इसका मुख्य लक्षण होता है। जो है एक्लेम्पसिया जो बीमारी होती है, खास करके विषाक्तता होती है गर्भकालीन अवस्था के दौरान। ठीक है, इसके दिन में कई बार एक प्रकार से मतलब उल्टी टाइप की या मतलब इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें मवन होता है। इसका उपचार ये है कि गर्भवती स्त्री को पूर्ण विश्राम दिया जाए, सादा और सुपाच्य कम नमक वाला भोजन खिलाया जाए, गर्भवती स्त्री के वजन और मूत्र और रक्त का तुरंत परीक्षण करवाया जाए, गर्भवती स्त्री को कार्बोज और वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए उस समय। ठीक है, और गर्भवती स्त्री को चिंता और तनाव से बिल्कुल भी मुक्त होना चाहिए उस दौरान जब ऐसी विषाक्तता हो तो ये सारी विशेषताएं अपने ही कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्री एक्लेम्पसिया। जबकि जो एक्लेम्पसिया जो बीमारी होती है उसकी बात की है तो एक गंभीर जटिलता है ये। जिन स्त्रियों को गर्भपात से पूर्व हृदय रोग होता है या यकृत रोग होता है या गुर्दा रोग पहले से होता है या उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं पहले से किसी महिला को, और तो उस दौरान क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान फिर दिक्कतें आती हैं उनको। इसमें क्या होता है, रक्त जो होता है रक्तचाप उच्च हो जाता है, श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। ठीक है, तीव्र पीड़ा होने लगती है मांसपेशियों में, बेहोशी की स्थिति भी आ जाती है। तो ये सब एक्लेम्पसिया बीमारी के लक्षण होते हैं, खास करके गर्भावस्था के दौरान आती है। इसका उपचार ये होता है कि नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए स्त्री को, और गर्भवती स्त्री का निरंतर रक्त परीक्षण करवाएं, खून की जांच करवाएं, रोगी को मानसिक और संवेगात्मक सहयोग प्रदान करें घर वाले, आहार में कम नमक युक्त भोजन दिया जाए, रोगी को पूर्ण आराम दिया जाए। ये इससे बीमारी एक प्रकार से कुछ हद तक शांत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई भाई जो तीव्र विषाक्तता होती है, तो ये हो गई पहली। दूसरी विषाक्तता जो होती है गर्भकालीन अवस्था में वो होती है दीर्घकालीन विषाक्तता। दीर्घकालीन विषाक्तता की अगर बात की जाए तो यह गर्भावस्था से पूर्व ही उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है जिन महिलाओं का, उनमें खास करके दीर्घकालीन विषाक्तता उत्पन्न होती है। और खास करके रक्तचाप इसमें 150 से लेकर के 100 होने पर इस विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं महिलाओं में, और एक गंभीर जटिलता होती है, गंभीर समस्या होती है ये दीर्घकालीन विषाक्तता। इसका लक्षण ये है कि गर्भवती स्त्री को अत्यधिक पसीना आने लगता है, शरीर में कंपकपी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, रक्तचाप अत्यधिक बढ़ जाता है, बेचैनी उनको होने लगती है। ठीक है, तो ये सब लक्षण होते हैं। इसका उपचार ये होता है दीर्घकालीन विषाक्तता का कि रोगी को पूर्ण आराम दिया जाए, इसके अलावा कम नमक युक्त भोजन करवाया जाए। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी महिलाओं को कोई दिक्कत हो या गर्भावस्था के दौरान से गुजर रही हैं तो इस स्थिति में कम नमक युक्त भोजन करें, आराम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और लगातार अपनी खून की जांच और नियमित रूप से खून की जांच करवाती रहे, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। ठीक है, रोगी को चिंता और तनाव दोनों से मुक्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई सोच विचार मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हैं या रखती हैं तो फिर दिक्कत की बात है। तो ये होती गर्भकालीन अवस्था के दौरान विषाक्तता दो प्रकार की, एक होती है दीर्घकालीन मतलब विषाक्तता और एक होती है तीव्र विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता दो प्रकार की होती है, प्री एक्लेम्पसिया और जो है एक्लोम्पसिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया और केवल एक्लेम्पसिया, तो ये दो बीमारियां होती हैं तीव्र में, और एक होती है दीर्घकालीन विषाक्तता। तो इस प्रकार से ये विषाक्तता फैलती है गर्भकालीन अवस्था के दौरान। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्यों को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भाई प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन की अगर बात की है, प्रोटीन सबसे पहले जानिए कि हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक टूटे फूटे होते हैं, उनकी मरम्मत करता है, शरीर की हमारी वृद्धि करता है। ये सब प्रोटीन के काम होते हैं। प्रोटीन जो शब्द है या प्रोटीन जो नाम दिया वो मुल्डर महोदय ने दिया था 1838 ईस्वी में। मुल्डर महोदय ने नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थों के लिए प्रोटीन नाम दिया। चूंकि नाइट्रोजन युक्त होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक होता है प्रोटीन, और ये पदार्थ प्राणियों और वनस्पतियों के ऊतकों में पाए जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोटीन की अगर बात की तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा गंधक और फास्फोरस भी प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन के विशाल अणु में वसीय अम्ल के कई छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो भी जुड़े होते हैं। अधिकांश प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 14 से लेकर के 20% तक होती है, और इनका आणविक मूल्य लगभग 16% के आसपास होता है।
और इस मूल घटक का उपयोग भोज्य पदार्थों के ऊतकों को प्रोटीन में बदलने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के प्रोटीन की रचना की अगर बात की तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के अणुओं की विशाल संख्या में निर्मित होते हैं। कई प्रकार के एमिनो अम्ल के अणु मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी संख्या 21 तक जानी जाती है। और आपको बता दूं कि प्रोटीन जो होते हैं वो शारीरिक वृद्धि करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण प्रोटीन, जिसमें खास करके एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स और खास करके ग्लाइटिलिन्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोलामिन्स, तंतु में प्रोटीन, हिस्टोन्स और प्रोटामिन्स, ये सब जो है साधारण प्रोटीन है। जबकि संयुक्त प्रोटीन दूसरा होता है। संयुक्त प्रोटीन में जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, लेसिथोप्रोटीन हो गया, ये सब संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एक होता है उत्पादित प्रोटीन। उत्पादित प्रोटीन की अगर बात की जाए तो उसमें प्रोटीएनस, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन, पेप्टोन, ठीक है, इसके अलावा पेप्टाइड्स, ये सब उत्पादित प्रोटीन होते हैं। तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य आपसे पूछे गए हैं भाई। मनुष्य शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य हैं? पहला कार्य है कि शारीरिक प्रोटीन की दैनिक कमी को पूरा करता है, शारीरिक वृद्धि करता है और वृद्धि के समय आवश्यक ऊतक प्रोटीन के निर्माण के लिए एमिनो अम्ल का उपलब्ध करवाना, एंजाइम, रक्त प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन निर्माण के लिए एमिनो अम्ल का उपलब्ध करवाना। तो प्रोटीन जो होता है, इसके अलावा गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए एमिनो अम्ल प्रदान करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ही चूंकि अब जब पचता है प्रोटीन तो एमिनो अम्ल बनता है, तो वो एक प्रकार से वृद्धि करता है शारीरिक चीज़ों की, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है एमिनो अम्ल। तो ये एक प्रकार से प्रोटीन का काम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, खंड सा की अगर बात की है तो केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट कर करने हैं, 2 प्रश्न आपको छोड़ देने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय गृह वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया योगदान अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन, सी.बी. गोपालन और एस.के. डे, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी ने गृह विज्ञान में क्या योगदान दिया? भारतीय गृह विज्ञान में, भारतीय गृह विज्ञान के विकास में इन चारों लोगों ने क्या योगदान दिया है? एम.एस. स्वामीनाथन ने, सी.बी. गोपालन ने, एस.के. डे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन लोगों ने क्या योगदान दिया? इसको आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं तो एक दिन मैं इन सभी पर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें मैं चर्चा कर दूंगा कि इनका क्या योगदान रहा है। दूसरा प्रश्न, कोशिका क्या है? कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आता है और हर बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भोजन क्या है? इसके पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। भोजन क्या है और इसके पोषक तत्व। भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, खनिज लवण और विटामिन, एक प्रकार से जल, यही सब होते हैं। यही सबको आपको बताना है। चौथा प्रश्न है कि प्रसव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं या समझती हैं? प्रसव के प्रकार की विवेचना कीजिए, कितने प्रकार से प्रसव होता है, ठीक है, उसको आप बताएं। क्लियर? तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे प्रश्न, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको इसी प्रकार से तैयारी आपकी करवाता रहता है। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बता दूं, पिछले 2-3 वर्षों में यही सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों पर मैंने चर्चा कर दी ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक बार वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और एक महासंग्राम वीडियो दूंगा, उसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, तो उसको लेकर के आप तैयार हो जाइए। बीए प्रथम सेमेस्टर का जिस प्रकार से आज हमने गृह विज्ञान का चर्चा करा है, होम साइंस के बारे में चर्चा करा है, इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का चर्चा हमने कर दिया है। राजनीति विज्ञान में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना था, इस पर चर्चा हो चुकी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी का मॉडल पेपर भी मैं दे चुका हूँ, जिसमें हमने फिजिकल जियोग्राफी के बारे में चर्चा करा है। फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस पर भी मैंने चर्चा कर दिया, तो आप लोग उसको भी नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।